बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2017 का पेपर है ये हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने इस पेपर के 70 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 71 से 75 तक सॉल्व करेंगे और आज की ये जो वीडियो है ये पेपर 2017 से रिलेटेड लास्ट वीडियो है। वैसे तो पेपर में जो 80 MCQs हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं और 20 MCQ जो हैं वो GK के हैं, मतलब जनरल नॉलेज के। लेकिन मुझे इस पेपर के 75 MCQ ही मिले हैं और 70 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट 5 जो हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 71 नंबर पे मेरे पास जो MCQ है उसकी स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं। अ जनरल सोल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स, के थर्ड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें कितने कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ऑप्शंस हमारे पास हैं 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट्स और 4 कांस्टेंट्स। तो स्टेटमेंट में उसने यहाँ पे कहा है कि जनरल सोल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं और यहाँ एंड पे इंटीग्रेशन करने के बाद हम c ऐड करते हैं जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हों उसको हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड ऑर्डर की हो, मतलब जिसका ऑर्डर 3 हो, और ऑर्डर से मुराद क्या है कि उसमें थर्ड डेरिवेटिव हो। तो थर्ड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जब हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसमें कांस्टेंट्स कितने होंगे हमने ये फाइंड करना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूँ, d³ ओवर dx³ इज इक्वल टू 3x। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है जिसका ऑर्डर 3 है। देखें ना, इसका थर्ड डेरिवेटिव है ना। तो अब मैं इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करता हूँ। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ और इधर भी। और ये आप जानते हैं कि जो डेरिवेटिव है ये इंटीग्रल का रेसिप्रोकल होता है, इसका इन्वर्स होता है। तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, d² ओवर dx²। देखिए इधर इसका ऑर्डर 3 था, जब एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो एक ऑर्डर रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, 3x² ओवर 2 प्लस C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वैसे अब यहाँ पे ABCD कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं C1 यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसको अगेन इंटीग्रेट करूँगा, t² ओवर dx² dx इक्वल्स टू 3x² ओवर 2 प्लस C1। इसको मैं अगेन इंटीग्रेट करने लगा हूँ। यहाँ पे फिर देखें ये सेकंड डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करने से ये फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू, इस पे अगेन पावर रूल लगेगा, 3 ओवर 2 इंटू 3 प्लस C1 और साथ x। और यहाँ पे फिर हम एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे, उसको मैं C2 का नाम दे देता हूँ। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं हम, dy ओवर dx और 3x³ ये बन गया 6 प्लस C1x प्लस C2 और ये dx। अब देखें ये इंटीग्रल इस डेरिवेटिव से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया y। और यहाँ पे आप पावर रूल लगा दें, 3x की पावर 4 ओवर 6 इंटू 4 प्लस C1 इंटीग्रेशन करेंगे x² ओवर 2 प्लस C2x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम और ऐड करेंगे इंटीग्रेशन की वजह से। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये होगा जी 3 2 are 6 x पावर 4 ओवर 8 प्लस C1x² ओवर 2 प्लस C2x प्लस C3 विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे आप अगर गौर करें तो हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट्स आए हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही कॉन्स्टेंट्स आएंगे उसके जनरल सोल्यूशन में। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने ये कहा था कि आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 3 है,
थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो हमने देख लिया कि उसमें कितने कॉन्स्टेंट्स आए हैं, 1 2 3, तो फिर इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ से हमें एक और रिजल्ट भी मिलता है। रिजल्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये आपने याद रखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा वो एग्जैक्ट इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 71 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 72 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹118, कि एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो है 118 एंड द प्रॉफिट अर्नड इज़ 50%, और प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया गया है 50%। व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ये बेसिकली मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 78.66 रुपीज़, 80 रुपीज़, 77 रुपीज़ और 66.76 रुपीज़। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट में हमारे पास डाटा गिवन है ये हम लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक तो सेलिंग प्राइस गिवन है, इसको मैं SP से डिनोट करता हूँ, ये है जी 118 रुपीज़। उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज ये है जी 50%, और हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, इसको CP से मैं डिनोट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करें और हमारा रिजल्ट आ जाएगा विच इज़ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 118 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है, 50। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा 11800 डिवाइडेड बाय 150, ये कैंसिल, और 1180 ओवर 15 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 3s are 15, और इधर चला जाएगा 3, 5 6 are 30। और जब आप 236 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो आपके पास आंसर आएगा 78.66 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए। तो एमसीक्यू नंबर 72 में एक्चुअली उसने हमें ये कहा था कि एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो 118 है और उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 50% है। हमने उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी, तो ये सिंपल सा फार्मूला लगा के हमने देखा कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आई है, 78.66। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 72 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 73 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली फिजिक्स के पोर्शन में से एक स्टेटमेंट है और मैट्रिक लेवल का ये भी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, कि एक कश्ती 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है पानी में। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, और अगर पानी की लहरों की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कि कश्ती को 68 किलोमीटर का रास्ता तय करने में कितना टाइम लगेगा। और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि कश्ती ने भी उसी तरफ ही मूव करना है जिस तरफ पानी की लहरों की डायरेक्शन है, कि जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में कश्ती ने मूव करना है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, टाइम। तो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है जी 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स और 6 आवर्स। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है इसमें हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे। डाटा ये है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट की। स्पीड ऑफ बोट, उसको मैं V1 कह देता हूँ, वो कितनी गिवन है, 13 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मैं V2 कह देता हूँ, ये कितनी है जी, 4 किलोमीटर पर आवर।
चूँकि अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन पानी की है उसी डायरेक्शन में बोट ने मूव करना है, तो फिर हम दोनों की वेलोसिटीज़ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हाँ, अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो फिर हम इन दोनों की वेलोसिटीज़ को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इस वजह से हम इनको ऐड कर देंगे एज v1 एंड v2 हैव सेम डायरेक्शन। सो यहाँ से हमें फिर v मिलेगा v1 प्लस v2, v1 है 13 प्लस v2 क्या है 4, तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई 17 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें जो गिवन है वो है जी डिस्टेंस, 68 किलोमीटर का डिस्टेंस कश्ती ने कवर करना है ना, तो डिस्टेंस हमारे पास है 68 किलोमीटर। डिस्टेंस को लेट्स सपोज यहाँ पे मैं s कह देता हूँ, और हमें रिक्वायर्ड क्या है टाइम, t हमें रिक्वायर्ड है। अब आप स्पीड का फार्मूला जानते हैं, स्पीड जिसको हम v से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, कि जितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में किया है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें t रिक्वायर्ड है तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं सॉल्व करूँगा v इज इक्वल टू एस ओवर टी। यहाँ से हमें t चाहिए, t इधर आके मल्टीप्लाई होगा और v इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस कितना है 68 किलोमीटर, और यहाँ पे वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है 17। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। तो ये चूँकि टाइम है तो ये होगा 4 आवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 4 आवर्स। तो MCQ नंबर 73 में हमने देखा, मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि एक कश्ती जो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है पानी में, और जो पानी की लहरों की स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, और हमने वो टाइम फाइंड करना है जिसमें कश्ती कितना किलोमीटर तय करे 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए मैंने स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ऐड कर लिया, डायरेक्शन सेम होने की वजह से। डिस्टेंस भी गिवन था, टाइम हमने फाइंड किया है स्पीड के फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 73 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 74 को डिस्कस करते हैं। ये भी हमारे पास फिजिक्स के पोर्शन में से ही है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू लीव अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ गिवन बाय। स्टेटमेंट में हमें वो ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी को ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़ने में जितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी वो कितनी होगी। ऑप्शंस हमारे पास हैं r स्क्वायर रूट 2g, स्क्वायर रूट ऑफ 2g r, स्क्वायर रूट ऑफ 2g ओवर r और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसने यूज़ किया है वर्ड एस्केप वेलोसिटी, हम इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी the minimum velocity required by a body to leave the planet। तो एस्केप वेलोसिटी बेसिकली वो मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी भी बॉडी को रिक्वायर होती है प्लैनेट को लीव करने के लिए। अब यहाँ पे हम इसको ड्राइव करेंगे, एक फार्मूला है फोर्स का F इज़ इक्वल टू W, और W यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को, और एक F का फार्मूला हमारे पास होता है जी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर, और W आप जानते हैं किसके इक्वल होता है mg के। m यहाँ पे है मास ऑफ बॉडी और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये जो f का फार्मूला है इसमें जो कैपिटल G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी है, और ये जो कैपिटल R है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये चूँकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट को भी इक्वल कर देते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर इक्वल्स टू
एम जी, यहाँ से स्मॉल एम से कैंसिल हो गया और ये जो आर स्क्वायर है ये उधर जाके जी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया। अब हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला है 2 कैपिटल जी एम ओवर आर और होल का स्क्वायर रूट। अब हम इसमें जी एम की वैल्यू पुट कर देंगे। जी एम किसके इक्वल है, स्मॉल जी कैपिटल आर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आर पड़ा हुआ है, होल का स्क्वायर रूट। ये एक आर इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी आ गई, 2g कैपिटल आर होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2g कैपिटल आर। तो एमसीक्यू नंबर 74 में उसने हमसे एस्केप वेलोसिटी पूछी थी जो किसी भी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया है, वो वेलोसिटी कितनी आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2g कैपिटल आर। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 74 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज की इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं विच इज़ एमसीक्यू नंबर 75। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ये सेट के अंदर हमें एक वैल्यू दी गई है 10 और आगे है आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ डैश, कि ये एक वैल्यू दी हुई है और हमसे ये पूछा गया है कि ये किस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है। ऑप्शंस हमारे पास हैं राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इन्हीं ट्रायंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रिजल्ट पे खुद ही पहुँच जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, और ये आप जानते हैं ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल और ये इसके दो एंगल्स हैं। अगर मैं इसको अल्फ़ा कह दूं, इसको बीटा कह दूं, और ये चूँकि राइट ट्रायंगल है तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा 90 होगा और इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रायंगल गिवन है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। ये लेट्स सपोज इसकी लेंथ अगर a है, इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ c है, तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा और इसके अंदर बनने वाले तीनों एंगल्स ये 60 डिग्री के होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे पास जो ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक एंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है और ऑब्ट्यूज एंगल आप जानते हैं ग्रेटर देन 90। वो एंगल जो 90 से ग्रेटर हो, 90 से बड़ा हो, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और जो बाकी दो एंगल्स हैं, टू एंगल्स आर एक्यूट, और एक्यूट आप जानते हैं लेस देन 90। वो एंगल्स जो 90 से लेस हों उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो बेसिकली ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो मतलब 90 से ग्रेटर और बाकी जो दो एंगल्स हैं वो एक्यूट हों मतलब लेस देन 90। तो ये हमने तीनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चौथे नंबर पे तो है नन ऑफ दीज। अब स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं। स्टेटमेंट में उसने हमें एक्चुअली एक ही लेंथ दी है और साथ उसने कह दिया है आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ। तो अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा है कि तीनों साइड्स सेम हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो उसने एक ही वैल्यू दे के कहा है ना आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स, तो फिर ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों जो लेंथ हैं वो सेम होंगी। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी
क्योंकि बाकी हमने देख लिया है राइट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज में कि इन दोनों में ऐसी कंडीशन नहीं है कि तीनों की लेंथ सेम हो या एक ही वैल्यू से हम तीनों की साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकें। तो फिर MCQ नंबर 75 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में हमने MCQ नंबर 71 से 75 तक जो डिस्कस किए हैं ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, ये उसका लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2015 का पेपर है वो डिस्कस करेंगे।